तो 16 तारीख को जीएस सेक्शन का पहला टेस्ट लिया गया था बीएचयू स्टडी कैपिटल ऐप पे। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको जितना भी हमने अभी तक पढ़ाया था उसके बेसिस पे हमने एक टेस्ट लिया था। उसमें 20 क्वेश्चन दिए गए थे। सही जवाब देने पे आपको +3 मिल रहा था और गलत जवाब देने पे -1। तो कुल मार्क्स थे 60 और कुल समय था आपके पास 20 मिनट। बिल्कुल बीएचयू के तर्ज पे ही ये क्वेश्चंस बनाए गए थे और कईयों ने तो फुल मार्क्स भी लाए हैं। तो आप इससे अपना कंपटीशन समझ जाइए किस लेवल का हो रहा है। खैर अब क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने बीएचयू स्टडी कैपिटल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बीएचयू बीए आर्ट्स या और भी किसी चीज़ की और आप चाहते हैं कि आपके प्रिपरेशन में एक तेज़ी आए या फिर आपको अपने प्रिपरेशन को किसी भी तरह का बूस्ट देना है या फिर चाहते हैं कि आप हमारे कोर्सेज से जुड़ें, तो आपको लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेज़ को। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था, स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है उससे हम क्या मापते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस थे कि हम उससे ब्लड प्रेशर मापते हैं, रक्तचाप या हार्ट बीट मापते हैं, दिल की धड़कन की दर मापते हैं, या तापमान मापते हैं, या गहराई मापते हैं, डेप्थ या टेम्परेचर। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने स्फिग्मोमैनोमीटर का हिंदी क्यों नहीं दिया। तो मैंने हिंदी इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसका जो हिंदी होता है उसका ही मतलब उसको कहते हैं रक्त दाब मापी। अब अगर किसी इंसान से मैं ये पूछूं रक्त दाब मापी से क्या मापा जाता है तो फिर पता ही चल जाएगा कि उससे रक्त का चाप मापा जाता होगा। तो इसलिए मैंने इंग्लिश से रहने दिया था। और मुझे लगता है कि अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आए पीएचयू में जिसके हिंदी से डायरेक्टली पता चल जा रहा है कि वो इंस्ट्रूमेंट क्या चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आई थिंक उस टाइम आपको उसका इंग्लिश ही सिर्फ रहने देगा पीएचयू। खैर तो इसका आंसर है ब्लड प्रेशर। तो इस डिवाइस से हम अपने रक्त के चाप को माप लेते हैं और एक अडल्ट एक वयस्क व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है, तो वो होता है 120/80, इतना आपको पता है। और ये होता है मिलीग्राम HG, ठीक है, मर्क्यूरी, मिलीग्राम मर्क्यूरी। तो आप लोगों ने देखा ही होगा, कभी भी डॉक्टर के पास गए होंगे तो एक रखा रहता है, तो यही है स्फिग्मोमैनोमीटर। फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो ये था कि हमारे शरीर में विटामिन B12 कहाँ स्टोर किया जा सकता है। तो आपके पास ऑप्शंस थे ब्लड, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, लीवर। तो अगर आपने पढ़ा है विटामिन का पोर्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आपको ये पता होगा कि विटामिन B और विटामिन C जो हैं वो पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, ये फैट सॉल्यूबल नहीं है, ये वाटर सॉल्यूबल है। तो लेकिन फिर भी विटामिन B12 एक एक्सेप्शन है कि वो भले ही पानी में घुल जाता है लेकिन वो हमारे शरीर में स्टोर करके रखा जा सकता है। तो विटामिन B12 को हमारा शरीर लीवर में स्टोर करके रखता है। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये पहले भी पूछा जा चुका है बीएचयू के एग्ज़ाम में। और फिर थर्ड क्वेश्चन था कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, मतलब कोशिका जो होती है उसकी खोज किसने की थी। तो आपके पास ऑप्शन थे रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन और नन ऑफ द अबव। तो तीनों के नाम में रॉबर्ट है, तो इसका सही जवाब तो रॉबर्ट हुक है। तो रॉबर्ट हुक जी ने खोज की थी सेल की पहली बार, मतलब पहली बार इन्होंने खोज की थी। फिर ये देख लेते हैं कि बाकी जो 2 रॉबर्ट हैं उन्होंने क्या खोज की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन जो हैं उन्होंने सेल की न्यूक्लियस की खोज की थी, यानी कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। फिर जो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है, जिनको हम बेसिकली डार्विन के नाम से जानते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, यानी विकासवादी जीव विज्ञान के जनक उनको हम कहते हैं। इन्होंने इवोल्यूशन में काफ़ी अपना योगदान दिया था। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि पानी कितने डिग्री पे जमता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको कुछ ऑप्शंस फ़ारेनहाइट में हैं, कुछ सेल्सियस में हैं। तो आई होप आप इसका आंसर बता पा रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। लेकिन कईयों ने इसका आंसर गलत कर दिया था, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। ये तो काफ़ी ईजी था, सबको आना चाहिए था। तो इसका आंसर होता है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। अब देखिए, अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस देते तो आप सब सही कर लेते, लेकिन आपको पता होना चाहिए सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हमने ये लाइव क्लास में पढ़ाया भी था ऐप पे। और अगर आपको नहीं पता है तो फिर यहाँ पे फॉर्मूला हमने दे दिया है, आप ये फॉर्मूला याद रखिए। ये फॉर्मूला हो सकता है कभी आपको मैथ्स में भी काम आ जाए या फिर साइंस में भी काम आ जाए, क्योंकि काफ़ी बेसिक सा फॉर्मूला है। क्लास 10th में भी आई थिंक हमें पढ़ाया गया था स्कूलों में।
तो आगे है मतलब इसी में ऑप्शंस अगर देखेंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी तो जम जाती है। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी होता है वो सबसे ज़्यादा डेंस होता है। और पानी की सबसे ज़्यादा डेंसिटी कब होती है, पानी की, ठीक है, तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होता है, तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस दोनों एक ही चीज़ होती है। मतलब अगर आप सेल्सियस के थर्मामीटर में देखेंगे या फिर फ़ारेनहाइट के थर्मामीटर में देखेंगे और तो -40 डिग्री जो तापमान है वो दोनों में सेम ही तापमान आएगा, ठीक है। जैसे फ़ारेनहाइट में तो 32 डिग्री पे पानी जम रहा है और सेल्सियस में 0 डिग्री पे, लेकिन -40 डिग्री दोनों की बराबर है। इस फॉर्मूला से भी आप ये कैलकुलेट करके देख सकते हैं। किसी का वैल्यू ले लीजिए -40, तो देखिएगा अगर आप फ़ारेनहाइट की वैल्यू -40 लेते हैं तो आपको सेल्सियस का भी वैल्यू -40 ही निकलेगा फॉर्मूला से, ठीक है। और इसके बाद 5th क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम डालते हैं एलपीजी में तो हमें जिससे पता चल जाए कि लीकेज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे तो और एक चीज़ आप पहले ये आई होप आपको पता है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलपीजी होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसमें हम डालते हैं इथाइल मारकैप्टन और इसका एक बहुत ही अजीब सा स्मेल होता है। आप मुझे इतना यकीन है कि आप सबने इसकी गंध सूंघी होगी। कभी भी आप चूल्हा जलाते होंगे तो जब ऑन करते हैं तो जो आपको गंध मतलब आती है आपके नाकों में, वो इसी की सुगंध कह लीजिए या दुर्गंध कह लीजिए, इसी का होता है। और इसी से हमें पता चल पाता है कि कहीं कभी गैस लीकेज हो गई तो इसी की आपको स्मेल आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि लगता है सिलेंडर ऑन छूट गया या फिर चूल्हा ऑन छूट गया है। तो फिर और एलपीजी में क्या क्या मेनली होता है, मतलब एलपीजी का कंपोनेंट क्या क्या है, तो वो होते हैं प्रोपेन, ब्यूटेन। ये तो आपके फ्री मेगा टेस्ट में भी आपसे ये पूछा गया था। तो अगर किसी ऑप्शन में आपको प्रोपेन और ब्यूटेन दिख रहा है तो उसको टिक कर दीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा भी और भी कोई हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, लेकिन मेनली प्रोपेन और ब्यूटेन रहेगा ही उसमें। और फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है, इनमें से कौन सा उपकरण है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापते हैं। तो इसका सही जवाब है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापते हैं उसको हम कहते हैं बैरोमेट्रिक प्रेशर, ठीक है। ये बीएचयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको बैरोमीटर का जिक्र मिलेगा, तो उसी की तर्ज पे ये क्वेश्चन बनाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि पोलियो जो बीमारी है जिससे कईयों की जान चली जाती है, कईयों को लकवा हो जाता है, तो वो किसके कारण होती है। तो आपके पास थे बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी या बोथ वायरस एंड एल्गी। तो ये क्वेश्चन ना पहले पूछा जा चुका है, तो आपको ये तो कम से कम गलत नहीं पता होना चाहिए था। इसका सही जवाब है वायरस। और ये काफ़ी कॉमन सी चीज़ भी है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि किसी को पोलियो वायरस हो गया है या पोलियो हो गया है, तो वायरस तो मतलब पोलियो के साथ जुड़ा ही है, तो पोलियो वायरस के कारण ही होती है। तो पोलियो को हम कह सकते हैं पोलियोमाइलिटिस, और जो पोलियो होता है वो पोलियो वायरस के कारण होता है, और पोलियो एक संचारी रोग है यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट ही है, न्यूक्लियर फ्यूज़न जो होता है वो इनमें से किस में होता है। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, एटॉमिक बॉम्ब, स्टार, हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है। और चौथा ऑप्शन जो आपके पास है कि इन तीनों में ही होता है, तो परमाणु बम, तारे और हाइड्रोजन बम। इसका सही जवाब है कि एटॉमिक बम में न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, नाभिकीय विखंडन जो होता है वो परमाणु बम में होता है। और इसके अलावा जो 2 ऑप्शन थे, स्टार और हाइड्रोजन बॉम्ब, इसमें न्यूक्लियर फ्यूज़न नहीं होता, इसमें विखंडन नहीं होता है, इसमें संलयन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि रेडियो कार्बन डेटिंग जो होती है, जिससे हम किसी भी चीज़ का, किसी भी बहुत पुरानी चीज़ का उम्र पता लगाते हैं, एज पता लगाते हैं, तो उसमें इसमें से निम्न में से किसका एज हम उससे पता लगा सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन थे ट्री, फॉसिल, बिल्डिंग, रॉक। तो ये बीएचयू ने पहले भी पूछा है और कई स्टूडेंट्स को डाउट था, तो मैंने डाउट क्लियर किया था, तो इसी बेसिस पे मैंने ये क्वेश्चन फिर से पूछ दिया था। मुझे आश्चर्य है कि फिर भी आप लोगों ने में से कईयों ने इसका आंसर गलत दिया था। तो इसका सही जवाब है फॉसिल। तो इससे हम पेड़ का पता नहीं लगा पाएंगे एज, क्योंकि पेड़ जिंदा है। बिल्डिंग का एज पता नहीं लगा पाएंगे क्योंकि बिल्डिंग एकदम नई है,
तो बचता है दो चीज़ मेनली, एक होता है रॉक, एक होता है फॉसिल। तो रॉक का यहाँ पे मतलब पत्थर नहीं है, चट्टान से है यहाँ पे मतलब है, और सही आंसर है फॉसिल। ठीक है, रॉक सही आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि रॉक बहुत सारी ऐसी होती है ना जो 50,000 साल से पुरानी होती है, और अगर कोई चीज़ 50,000 साल से पुरानी है तो रेडियो कार्बन डेटिंग उसके लिए सही तरीका नहीं है उसका एज पता लगाने के लिए। कोई और प्रोसेस उसकी एज पता लगाई जाएगी, लेकिन रेडियो कार्बन डेटिंग इफ़ेक्टिव नहीं होगा। उसके बाद क्यों इफ़ेक्टिव नहीं होगा अगर आप पूछना चाहेंगे या जानना चाहेंगे, तो होता क्या है कि 5,730 साल बाद जो कार्बन 14 आइसोटोप होता है वो डीके करता रहता है, तो 5,730 साल बाद वो आधा होता रहता है। तो हर 5,730 साल बाद मान लीजिए वो पहले 100% था तो 50% होगा, फिर 50% के बाद वो 25% होगा। तो ऐसे करते करते जब 50,000 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद बहुत कम कार्बन 14 आइसोटोप बचेगा। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि अब उससे पता लगा पाएँ कि ये कितना पुराना है। फिर आगे है कि सनलाइट जो होती है, सूर्य का प्रकाश, वो किसका एक बेहतरीन सोर्स है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इतने इजी क्वेश्चंस उम्मीद कम है कि बीएचयू पूछे, लेकिन अगर बीएचयू इतना इजी पूछ लेगा और इसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे तो आपका, मुझे ऐसा लगता है कि आपका मन ख़राब हो जाएगा एग्ज़ाम के दौरान। तो इजी क्वेश्चंस के भी हमें आंसर आने चाहिए। तो इसका आंसर तो हो जाएगा विटामिन डी। और आपको यहाँ पे मैंने दे दिया है कि विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है, जो एकदम राइट साइड में है कि कमी के कारण क्या क्या होता है, वहाँ पे लिखा हुआ है। और विटामिन डी की हमें कहाँ कहाँ से और प्राप्त होता है, सूर्य का प्रकाश तो क्वेश्चन में ही है, उसके अलावा और कहाँ से प्राप्त होता है, तो फिश और एग यॉक, यानी मछली और अंडा के अंदर जो पीला वाला भाग होता है ना, उसको एग यॉक कहते हैं। तो उससे हमें विटामिन डी और प्राप्त होता है। और अगर हमारे शरीर में विटामिन डी कम हो जाए तो हमें रिकेट्स हो जाएगी, यानी बोन में, हमारे जो बोन होती है उसमें कुछ कुछ डिफॉर्मिटी आ जाएगी, मतलब वो नॉर्मल नहीं रह जाएगा। और इसके बाद ये भी हो जाएगा कि जो वयस्क होते हैं उनके जोड़ों में दर्द होने लगेगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप लोग ये सब। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि फुल फॉर्म ऑफ ईएमजी। तो आपने ईईजी का फुल फॉर्म याद कर लिया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मेगा टेस्ट में पूछा गया था वो। और ईसीजी तो सबको पता होता है। तो अब आया ईएमजी। तो ईएमजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। अब मायो का यहाँ पे संबंध है मसल से। ठीक है, मायो जो वर्ड है, अगर आप में से किसी ने 11-12 में बायोलॉजी पढ़ी होगी तो पता होगा, मायो इज़ रिलेटेड टू मसल। तो इसका यूज़ करते हैं मसल से रिलेटेड कोई चीज़ पता लगाने में, तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी है ईएमजी का फुल फॉर्म। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है 7 तारीख को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो बचे हुए ऑप्शंस हैं अप्रैल 2, अप्रैल 17, अप्रैल 22। तो अप्रैल 17 को मनाया जाता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। अप्रैल 2 को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे। अप्रैल 22 को मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे। ये सब और भी कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट डे होते हैं साइंस से रिलेटेड, तो उसको आप याद करते रहिएगा। पूछा ही जा सकता है, बीएचयू ने कई बार पूछा भी है ये सब क्वेश्चन। और तो यहाँ पे एक आपके मन में आया हुआ कि अप्रैल 7 को ही क्यों हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तो इसका जवाब ये है कि उस दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अभी अभी वैज्ञानिक लोगों को मिला है ड्रैगन मैन का कुछ अवशेष। तो इसका साइंटिफिक नाम क्या दिया गया है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट खबर है, क्योंकि हमें अभी तक नहीं पता है ठीक से कि हम कैसे इवॉल्व हुए एप से, हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ था। तो हम कड़ियाँ जोड़ते रहते हैं, जो भी नई डेवलपमेंट होती है, कुछ नया पता चलता है हमें हमारे पूर्वजों के बारे में। तो ये एक जो डेवलपमेंट है कि हमें एक अवशेष मिल गया किसी पूर्वज का, तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और उन्हें नाम दिया गया है ड्रैगन मैन। तो इनका जो साइंटिफिक नाम दिया गया वो है होमो लोंगी। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वैज्ञानिक द्वारा मतलब ऐसा
स्कल जो मिला है उसके बेसिस पे उनका मानना है कि वो कुछ ऐसे दिखते होंगे। खोपड़ी जो उन्हें मिली है उसके आधार पे उनका मानना है कि ड्रैगन मैन कुछ ऐसे दिखते होंगे, ठीक है। और कहा जा रहा है कि ये हो सकते हैं हमारे सबसे क्लोजेस्ट एंसेस्टर रहे होंगे। तो पहले हम मानते थे कि होमो निएंडरथल जो थे वो हमारे क्लोजेस्ट एंसेस्टर थे, लेकिन अब हो सकता है कि होमो लोंगी हमारे क्लोजेस्ट एंसेस्टर थे। और ये जो हमें मिला है अवशेष, ये मिला है हमें चाइना में। अगला क्वेश्चन ये है कि लाइट ईयर से क्या मापा जाता है। तो लाइट ईयर सुन के हो सकता है आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि प्रकाश और वर्ष, तो वर्ष से तो लग रहा है कुछ समय से रिलेटेड होगा, प्रकाश से लग रहा है कि कुछ इससे रिलेटेड होगा, तो क्या मापा जाता होगा इससे। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये जान लीजिए कि लाइट ईयर जो होता है, प्रकाश वर्ष जो होता है, इससे दूरी मापी जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि कोविड-19 डैश है और SARS-CoV-2 डैश है। तो इसका आपको यहाँ पे ब्लैंक्स भरने थे और आपके पास ऑप्शन थे ये वायरस, ए में वायरस, बी में डिजीज़, उसी तरह ए में डिजीज़, बी में वायरस, या बाकी आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे। तो इसका जो सही जवाब है ये होगा कि कोविड-19 एक बीमारी है और SARS-CoV-2 एक वायरस है। तो जो कोविड-19 बीमारी हो रही है लोगों को, उसका कारण है ये SARS-CoV-2, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कोविड-19 का फुल फॉर्म हो जाता है कोरोना वायरस डिजीज़ 2019। ये एक सांस की बीमारी है, और सांस की बीमारी नहीं है, मतलब जो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उससे रिलेटेड ये बीमारी है। और ये होता किससे है, तो अभी बताया मैंने, एक वायरस से होता है जिसका नाम है SARS-CoV-2। तो SARS-CoV-2 का फुल फॉर्म हो जाता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ठीक है। फुल फॉर्म भी थोड़ा इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन कम से कम कोविड-19 का फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इसमें से क्या है रडार का फुल फॉर्म। अब ऑप्शंस थे आपके पास रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो एनालिटिकल डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्टिंग रेंज, या नन ऑफ द अबव। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। कई लोगों ने रेडियो एनालिटिकल डिटेक्शन एंड रेंजिंग किया था, ये गलत है, बहुत गलत है। इसका फुल फॉर्म बहुत सिंपल सा है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार में जो RA है शुरू का, वो रेडियो से आया है, फिर D आता है डिटेक्शन से, A आता है एंड से, और रेंजिंग का R है। तो इसमें कोई एनालिटिकल वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है। अब यहाँ से रडार के बारे में आपको अगर जानना है तो ये आप पढ़ सकते हैं, वरना इतना तो पता ही होता है कि रडार का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि ऐसी कौन सी जगह होती है जहाँ पे हम जंगली जानवरों को रख सकते हैं एक सुरक्षित इन्वायरमेंट में, हमारे ह्यूमंस के केयर के तहत, ठीक है, अंडर ह्यूमन केयर। तो आपके पास ऑप्शन थे बोटानिकल गार्डन, हार्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क जिसे चिड़ियाघर कहते हैं, बायोलॉजिकल म्यूजियम यानी संग्रहालय। तो इसका सही जवाब है जूलॉजिकल पार्क। और बोटानिकल गार्डन, हार्बेरियम, म्यूजियम में भी क्या क्या होता है या उसमें कैसे रखा जाता है, किसे रखा जाता है, तो ये सब के बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा अच्छे से खोज के, हो सकता है इस पर छोटा सा एक क्वेश्चन आ जाए। तो जो चिड़ियाघर होते हैं उसमें तो हम रखते हैं जंगली जानवरों को, ये तो क्वेश्चन से ही आपको पता चल गया, लेकिन हम वहाँ पे जो इनको माहौल देते हैं वो बिल्कुल वैसा देने की कोशिश करते हैं जैसा उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में मिलता है, ठीक है। अगर जंगल से उठा के किसी को ला रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसको एक ख़राब सी जगह में डाल देंगे, हम ट्राई करते हैं कि जितना हो सके उनको वैसा ही माहौल दें जैसा वो जंगल में जी रहे थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि 1983 में नोबेल प्राइज़ मिला था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, तो इन्हें नोबेल प्राइज़ किस क्षेत्र में मिला था। आपके पास ऑप्शन थे इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स यानी अर्थशास्त्र, चिकित्सा, रसायन शास्त्र या भौतिकी। ये बहुत फेमस है, इनके बारे में आपको ख्याल होना चाहिए, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स के लिए। फिर ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसमें आपसे पूछा गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII की लोकेशन क्या है, वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो आपके पास ऑप्शंस थे पुणे, हैदराबाद, भोपाल और नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब है पुणे।
अगर आप चाहें तो ये पता कर सकते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में कौन सी वैक्सीन फ़िलहाल बन रही है कोरोना से रिलेटेड, ठीक है। फिर आखिरी क्वेश्चन ये है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था वो कब हुआ था और उसका रिलेशन क्या था। मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था तो किसी ना किसी चीज़ के लिए हुआ होगा ना, कुछ बातें उसमें रखी गई होंगी। तो क्या थी वो क्या टॉपिक था जिससे रिलेटेड ये था। तो आपके पास ऑप्शन है, पहला तो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है या ये ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड है, और दूसरा आपके पास ऑप्शन है ये 1985 में हुआ था या 1987 में हुआ था। इसी से मिला के 4 ऑप्शन बनाए गए थे। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है कि ये 1987 में हुआ था, और इसका संबंध था ओजोन परत का जो नुकसान हो रहा है, जो डिप्लीशन हो रहा है, उससे रिलेटेड ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। ओजोन लेयर से ही रिलेटेड और एक चीज़ हुई थी, उसको कहते हैं वियना कन्वेंशन। तो वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 1985 में। तो दोनों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा जान के रखिए। हो सकता है क्या उसका डेट पूछ ले या फिर कहाँ हुआ था ये पूछ ले, तो थोड़ा आप जान के रखिएगा। और इसमें बस ये मतलब कहा गया था कि अभी उस समय बहुत सारे ऐसे चीज़ यूज़ किए जा रहे थे जिससे ओजोन लेयर को बहुत नुकसान पहुंचता था। तो उस कन्वेंशन में, उस प्रोटोकॉल में ये इन्होंने कहा कि ठीक है, हम धीरे धीरे ऐसा करेंगे कि जो पर्यावरण को नुकसान देने वाली चीज़ें हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, तो उनका इस्तेमाल हम कम करेंगे धीरे धीरे करके, और उनकी जगह कुछ और चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन बातों पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में समझौता हुआ था, ठीक है। बस इसी के साथ आपका ये टेस्ट का वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू।